एवरीवन, आई एम काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और न्यू चैप्टर जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगेन छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी यूनिट है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट आता है। मैंने बीओपी पे ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, वो आप चेक कर लेना। हम लोग आज करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसको अच्छे से डिटेल में सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले एज ऑलवेज मीनिंग के संग शुरुआत करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, चैप्टर का नेम फॉरेन एक्सचेंज रेट है, बट उससे पहले आपको समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो देखो, बहुत सिंपल चीज है। हम लोग सब इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हम सब इंडियंस हैं। तो इंडिया में जो करेंसी यूज होती है उसको हम बोलते हैं रुपीज। ठीक है, इंडिया में तो रुपीज चलता है। ओके, इंडिया में चलता है रुपीज, राइट, रुपीज। तो रुपीस को छोड़ के जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, चाहे वो यूएस डॉलर हो, ठीक है, चाहे वो पाउंड्स हो, चाहे वो यूरोज हो, चाहे वो इंडोनेशियन रुपी हो, इंडोनेशियन रुपी, ठीक है, या किसी भी कंट्री की जो भी करेंसी है, इन सबको हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज बची वो सभी फॉरेन एक्सचेंज मानी जाती है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब टू अ इट रेफर्स टू ऑल द अदर करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसीज ऑफ अ गिवन कंट्री। मतलब कि सभी करेंसीज, अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ के बाकी जितनी भी करेंसीज हैं वो सब क्या होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक यूएस डॉलर 84 रुपीज का है या 80 रुपीज का है। ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, कि जैसे हमने बोला कि एक यूएस डॉलर कितने का है, 80 रुपीज का है मान लो। ठीक है, हमने लिखा कि एक डॉलर 80 रुपीज का है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट है। मतलब क्या है कि अगर मान लो ये हम लोग हैं, ठीक है, ये हम इंडिया में हैं। ठीक है, अब हमें इंडिया से यूएस से घूमने जाना है। यूएस से हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं अगर, तो हम वहां पे रुपीस तो चलाएंगे नहीं, हमारा रुपीस तो वहां पे यूज होगा नहीं। हमें वहां पे कुछ भी खर्चा करने के लिए यूएस डॉलर चाहिए होंगे। ठीक है, तो हमें अपने रुपीस को कन्वर्ट कराना होगा इनटू यूएस डॉलर। हमें अपने इंडियन रुपीस को कन्वर्ट कराना पड़ेगा टू यूएस डॉलर। तो वो कन्वर्ट कराने में जो रेट है, जिस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट की जाती है, एक्सचेंज की जाती है, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे करंटली $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज, ऐसा हमने माना। तो ये एक एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट। ठीक है, कि $1 80 रुपए का आएगा, 80 रुपीज का आएगा। दैट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सिंपल। तो देखो, यही लिखा हुआ है कि इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर करेंसी। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, करेंसी डेप्रीसिएशन। ठीक है, एक टॉपिक है करेंसी डेप्रीसिएशन और दूसरा है करेंसी एप्रिसिएशन। दोनों को समझना है कि करेंसी डेप्रीसिएशन क्या है और करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमारे पास क्या लिखा है, इट रेफर्स टू a fall in the value of domestic currency in terms of foreign currency। मतलब क्या है, एग्जाम्पल लो, हमने एग्जाम्पल भी दिखा लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ द प्राइस ऑफ $1 rises from 60 to 64, then it can be said that there is depreciation of Indian currency। क्या मतलब हुआ, देखो, मान लो कि $1 का प्राइस 60 रुपीज चल रहा था। $1 का प्राइस 60 रुपीज, मतलब अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको 60 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही $1 64 का हो गया। ठीक है, पहले $1 60 रुपीज का आता था, अब वही $1 64 का हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडियन रुपीज है, जो रुपीज है, वो डेप्रीसिएट हो गया, रुपीज की वैल्यू कम हो गई है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि कम कहाँ से हो गई, 60 से 64 तो बड़ा है ना, अप्रिशिएट होना चाहिए, बट नहीं। यहाँ पे आपको समझना है
यहाँ पे देखो चीज क्या है कि पहले $1 के लिए आपको 60 रुपीज देने पड़ते थे। अब वो $1 60 में नहीं आएगा। अब उस डॉलर के लिए आपको 64 देने पड़ेंगे, 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो हमारे जो 60 रुपीज थे उसकी वैल्यू तो खत्म हो गई ना। हमारी करेंसी की जो वैल्यू थी वो कम हो गई, रुपीस की वैल्यू कम हुई है। पहले जो चीज 60 रुपीज में आती थी अब वो 60 में नहीं आएगी, अब वो कितने में आएगी, 64 में आएगी। तो यहाँ पे हमारी जो करेंसी है रुपीस वो डेप्रीसिएट हुआ है। ठीक है, डेप्रीसिएट हुआ है। राइट, एक और एग्जांपल ले लो कि मान लो पहले $1 80 रुपीज का था, अब वही $1 100 का हो गया है। इसका मतलब क्या है कि पहले डॉलर 80 रुपीज में आ जाता था, पर अब वो डॉलर खरीदने के लिए हमें 80 नहीं, हमें 100 देने पड़ेंगे। तो हमारे 80 रुपीज की वैल्यू खत्म हो गई ना, और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो रुपीज है वो क्या हुआ है, वो डेप्रीसिएट हुआ है। ठीक है, अमाउंट बढ़ रहा है, 80 से 100 हो गया, बट आपको लॉजिकली समझना है कि यहाँ पे हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हुई। ठीक है, तो दैट इज डेप्रीसिएशन। तो इसमें यही लिखा है कि इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हुई है, फॉल हुआ है, किसके आपको रिलेशन में पढ़ना है, फॉरेन करेंसी के एस्पेक्ट में आपको पढ़ना है। ठीक है, यही इसमें एग्जाम्पल भी था जो हमने इसमें समझ लिया। ओके, अच्छा अब इसमें आगे क्या है, नेक्स्ट आता है कि इसका इफेक्ट क्या है। जो डेप्रीसिएशन हुआ है डोमेस्टिक करेंसी का, आपको ये पूरा चैप्टर जो है अपनी करेंसी के करेंसी को दिमाग में रख के ही पढ़ना है। ठीक है, हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, हम लोग रुपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको इसमें देखना है कि इफेक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी, मतलब डेप्रीसिएशन अगर होता है इंडियन रुपीस का, तो उससे इंडियन रुपीस पे क्या इम्पैक्ट आता है, उससे क्या क्या इफेक्ट निकलते हैं। तो देखो सबसे पहले इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स मतलब, देखो फिर से समझते हैं, यहीं पे देख लेते हैं जल्दी से क्या है टॉपिक। तो देखो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने बोला कि अगर डेप्रीसिएशन होता है, इंडियन रुपीस डेप्रीसिएट हुआ, इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो गई, तो उससे हमारे देश के एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे, ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल बना लेते हैं फिर से कि मान लो एक डॉलर एक डॉलर पहले 80 रुपीज का था, अब वही $1 100 का हो गया। तो यानी कि इंडियन रुपीस जो है वो डेप्रीसिएट हुआ। ठीक है, वैल्यू कम हो गई। तो इससे एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे, बहुत सिंपल चीज है, एक्सपोर्ट्स यानी कि हम लोग बाहर की कंट्रीज को गुड्स सेल ऑफ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का मतलब यही है। राइट, तो देखो जो यूएसए है उसके लिए तो हमारे डोमेस्टिक गुड्स यानी इंडियन गुड्स सस्ते हो जाएंगे ना। यार डॉलर वालों के टर्म्स में समझो, यूएसए के टर्म्स में समझो कि यूएसए वालों को ऐसे से देख सकते हो कि मान लो $1 में पहले 80 टॉफीज आती थी। ठीक है, आप रुपीस छोड़ दो, आप ऐसे समझो कि पहले $1 में 80 टॉफीज आती थी। अब उसी $1 में सेम अमाउंट ऑफ डॉलर में 100 टॉफीज आएंगी। तो मतलब यूएसए के लिए तो ये बेनिफिट है, यूएसए के लिए तो फायदा है, यूएसए को टॉफीज सस्ती पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यूएसए हमसे सामान खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा, तो यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, पहले $1 में यूएसए को 80 रुपीज के गुड्स मिल रहे थे, अब उसी $1 में यूएसए को 100 रुपीज के गुड्स मिल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि आपको सेम अमाउंट ऑफ डॉलर से ज्यादा रुपीस की क्वांटिटी मिल रही है। तो यूएसए के लिए या फॉरेन कंट्री के लिए तो फायदा है ना। तो यानी कि हमारे जो इंडियन गुड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे। तो डेप्रीसिएशन अगर होता है, हमारी करेंसी का डेप्रीसिएशन हुआ, तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, कि सामने वाली कंट्री को हमारी कंट्री के गुड्स चीप लगेंगे, तो वो ज्यादा यहाँ से खरीदेंगे, तो हमारी तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट आता है कि डेप्रीसिएशन की वजह से हमारी कंट्री के इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। अब इंपोर्ट क्यों कम होंगे, देखो यूएसए को हमारी कंट्री के गुड्स सस्ते पड़े तो वो खरीदेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमें तो यूएसए का सामान महंगा पड़ेगा ना, हमें ज्यादा का पड़ेगा। कि $1 पहले 80 रुपीज का था, अब वही $1 100 का हो गया। तो अगर मुझे यूएसए में जाके कोई भी चीज खरीदनी है तो मुझे 100 देने पड़ेंगे। पहले 80 में आ जाता था, अब 80 में नहीं आएगा, 100 में आएगा। तो मेरे लिए तो सामने वाली कंट्री के गुड्स महंगे हो गए। तो हम लोग अपने इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स को कम कर देंगे, इम्पोर्ट्स कम कर देंगे। ठीक है, और तीसरा इम्पैक्ट आता है नेशनल इनकम का। तो देखो सिंपल चीज है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो आपके पास इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो आपका आउटफ्लो
कम होगा। तो अगर हम देखें तो इनफ्लो इंक्रीज होगा, इनफ्लो इंक्रीज होगा तो क्या नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है। तो तीन इम्पैक्ट यहाँ से आपको देखना है कि अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तो सबसे पहले हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते हैं। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट that with the same amount of dollars more goods can be purchased from India। सेम अमाउंट ऑफ डॉलर से आप ज्यादा गुड्स परचेज कर सकते हैं इंडिया से। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट्स टू यूएसए विल इंक्रीज एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर। ठीक है। कि पहले $1 80 में आता था, अब वही $1 100 में आ जाएगा, तो यूएसए के लिए फायदा है। तो यूएसए हमसे गुड्स परचेज करेगा, यानी कि हमारे लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ओके। दूसरा क्या है, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स में क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन विल लीड टू डिक्रीज इन इंपोर्ट्स एज इंडिया हैव टू पे मोर डोमेस्टिक करेंसी टू इंपोर्ट फॉरेन गुड्स। ठीक है, कि इंडिया को ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी पे करनी पड़ेगी फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे क्योंकि वो कॉस्टली हो गए, कॉस्टली हो गए। ठीक है। और नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए और इंपोर्ट्स डिक्रीज हुए, तो इससे क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स की वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है। एक और बारी मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि है क्या, कंफ्यूजन रहता है तो इसको क्लियर रख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो $1, $1 पहले 70 में आता था, 70 रुपीज में, अब वही $1 100 रुपए में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यार यूएसए को हमारे गुड्स, इंडियन गुड्स सस्ते पड़ेंगे, तो वो हमसे खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो हमारे लिए तो एक्सपोर्ट्स है ना, हमारी कंट्री के, इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है। कि पहले $1 में 70 रुपीज का सामान यूएसए को मिल जाता था, अब उसी $1 में उन्हें 100 की क्वांटिटी मिलेगी, तो ये बेनिफिट है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। हमारे लिए इंपोर्ट्स कम क्यों होंगे, क्योंकि हमें यूएसए का सामान अब महंगा पड़ेगा, कॉस्टली होगा। है ना, सिंपल चीज है कि पहले मुझे $1 खरीदने के लिए 70 देने पड़ते थे, अब वही $1 के लिए मुझे 100 देने पड़ेंगे, तो मेरे लिए तो नुकसान है, मेरे लिए यानी कि इंडिया के लिए नुकसान है, तो हम अपने इंपोर्ट्स कम कर देंगे। ठीक है। अब खुद सोचो, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इनफ्लो होगा। ठीक है, फायदा है। और इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं तो आपका आउटफ्लो कम होगा। तो नेट अगर हम इम्पैक्ट देखें तो क्या मेरी नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इनफ्लो है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, हो गया सही। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास करेंसी एप्रिसिएशन। जस्ट रिवर्स है डेप्रिसिएशन का, जस्ट उल्टा है। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है कि अब इंडियन कंट्री की जो, इंडिया की जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। मतलब यार $1 पहले 60 रुपीज का आता था, अब वही $1 50 रुपीज का आ जाएगा। ठीक है, भले ही 60 से 50 कम हुआ है, लेकिन हम इसे बोलेंगे एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, इंडिया की जो करेंसी है, जो रुपीज है, वो एप्रिशिएट हुआ है। कैसे, देखो सिंपल चीज है, पहले मुझे $1 देने के लिए, $1 लेने के लिए 60 रुपीज देने पड़ते थे। ठीक है, $1 लेने के लिए 60 रुपीज देने पड़ते थे, बट अब वही $1 50 में आ जाएगा। तो मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है, एप्रिशिएट। ठीक है। तो इट रेफर्स टू अ राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल वही दिया है कि अगर $1 का प्राइस 60 से 50 हो जाता है तो हम बोलेंगे कि इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हुई। ठीक है। और अगर हम डॉलर्स का देखें तो ये डेप्रिशिएट होगा। एक करेंसी अगर एप्रिशिएट हुई है तो दूसरी वाली डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, वाइस वर्सा चलता है। ओके। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, तो जस्ट रिवर्स है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, अगर एप्रिसिएशन होता है, रुपीस की वैल्यू बढ़ी है, तो उससे इंपोर्ट बढ़ेंगे। क्यों इंपोर्ट बढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें यूएसए के गुड्स सस्ते पड़ेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करें। ठीक है। तो एप्रिसिएशन विल लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स as India have to pay less domestic currency to import foreign goods. With the same amount of money, more goods can be purchased from foreign country. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो देखो यार, $1 पहले 60 का आता था, अब वही $1 50 रुपए में आ जाए। ठीक है, पहले $1 के लिए मुझे 60 रुपीज देने पड़ते थे, बट अब वही $1 50 में आ जाएगा। तो हमारे लिए डॉलर सस्ता हो गया, तो हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करा पाएंगे।
ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स कम क्यों होंगे? क्योंकि यूएसए के लिए हमारे इंडियन गुड्स अब महंगे हो जाएंगे। पहले $1 में यूएसए को 60 रुपीज की क्वांटिटी मिलती थी, अब उसी $1 में यूएसए को 50 रुपीज की ही क्वांटिटी मिलेगी। तो सेम अमाउंट ऑफ डॉलर बट क्वांटिटी कम हो गई। तो उन्हें हमारे गुड्स यानी कि जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, इंडियन गुड्स हैं, वो महंगे पड़ेंगे। तो इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी विल नाउ बाय लेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, सो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया विल फॉल। ठीक है, ओके। और लास्ट क्या होगा, नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। तो इंपोर्ट अगर बढ़ेंगे तो आउटफ्लो ज्यादा होगा फॉरेन करेंसी का, आउटफ्लो जितना ज्यादा उतनी नेशनल इनकम आपकी कम होती जाती है। ठीक है, तो यही है इसमें। ओके, तो आपको इसी तरह से लिखना है। और मैंने आपको अच्छे से समझाया कि डेप्रीसिएशन क्या है, एप्रिसिएशन क्या है। डेप्रीसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल करती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, और एप्रिसिएशन में वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और इनका इम्पैक्ट आपको ध्यान से समझना है, एक बार खुद से इंटरप्रेट करके भी देखना ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट सेट करने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रेट, यार एक करेंसी को हम दूसरे में अगर कन्वर्ट कराना चाहते हैं, एक्सचेंज कराना चाहते हैं, तो वो जो रेट है वो डिसाइड कौन करता है, वो फिक्स कैसे होता है? तो इसके लिए तीन सिस्टम है। तीन सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। और तीसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, एक बारी आपको बेसिक बता रही हूँ। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट है ना, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देती है, जो कि स्टेबल रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे मार्केट, मार्केट के थ्रू यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई तो ऊपर नीचे होती रहती है, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो भी काफी बार चेंज होता रहता है। दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, और तीसरा होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का ये कॉम्बिनेशन है। मतलब एक्सचेंज रेट तो मार्केट फिक्स करेगी, मार्केट यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही फिक्स होगा, बट अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो इसमें इंटरवीन करके कुछ कुछ चेंजेस कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट और सेंट्रल बैंक दोनों से मिलके यहाँ पे एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है। ओके, अब देखते हैं इसमें है क्या डिटेल में। देखो, सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें क्या है? तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट फिक्स करती है। उसी टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। तो आपको यहाँ पे सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक एम क्या है, कि हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड में, कैपिटल मूवमेंट्स में एक स्टेबिलिटी रखनी है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रखनी है, ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तीसरा है टू अचीव स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज गेट्स स्ट्रॉन्गर। मतलब क्या है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? देखो, गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री की करेंसीज के रिजर्व मेंटेन होते हैं विद द गवर्नमेंट। तो उन रिजर्व्स के थ्रू ही गवर्नमेंट डिमांड और सप्लाई को जज करती है। मतलब क्या है कि यार देखो, सिंपल चीज है, अगर रेट मार्केट में कम चल रहा है, एक्सचेंज रेट अगर कम चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाएगी, डिमांड करेगी फॉरेन करेंसी की। ठीक है, और अगर रेट काफी हाई चल रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट सेल कर देती है, सप्लाई करेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट फिक्स करती है, राइट, अपने रिजर्व्स के थ्रू, अपने रिजर्व्स को यूज करके। तो इसमें यही लिखा है, फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेन करेंसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट अ लेवल फिक्स्ड बाय इट। ओके, ठीक है, चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब इसमें
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में किस तरह से एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है, उसमें दो मेथड्स के दो स्टैंडर्ड्स गिवन है। पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड, दूसरा है ब्रेटेन्स वुड स्टैंडर्ड। आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड में बेसिकली गोल्ड के टर्म्स में एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ऑल करेंसीज वर मेंटेन्ड बाय फिक्सिंग देयर प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड के टर्म्स में हम एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों भाई? देखो, समझते हैं इसको भी अगेन। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है कि मान लो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। ठीक है, हमने अज्यूम करा है कि 1 ग्राम गोल्ड 100 रुपए का है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इतना सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, बट एग्जाम्पल लिया है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इंडिया में 100 रुपीज का आ जाता है। ठीक है, और अगर हम यूएसए में देखें, या चलो पाउंड्स के टर्म में देखते हैं, कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 50 पाउंड्स का आता है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 100 रुपीज का, और वही सेम ग्राम ऑफ गोल्ड 50 पाउंड्स का। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दोनों साइड इक्वल ही है, सेम ही है। तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपीज इज इक्वल्स टू 50 पाउंड्स, क्योंकि 1 ग्राम 1 ग्राम तो सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपीज इज इक्वल्स टू 50 पाउंड्स। राइट, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 2 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 पाउंड। ठीक है, 2 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 पाउंड। तो हमने यहाँ से एक एक्सचेंज रेट निकाल लिया कि यार 1 पाउंड खरीदने के लिए आपको 2 रुपए देने पड़े। 1 पाउंड 2 रुपए का है। ठीक है, किसके टर्म्स में किया हमने? गोल्ड के टर्म्स में किया। इसी को हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एक और है ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड। ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूएसए का डॉलर है उसके टर्म्स में एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं, क्योंकि यूएस डॉलर यूनिवर्सल करेंसी है, ट्रस्ट वर्दी है। तो उसी के टर्म्स में हम लोग एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं। कि मान लो हमने बोला कि 1 डॉलर हमारा 100 रुपीज का है। ठीक है, और 1 डॉलर कितने का ले लें हम लोग? जैसे कि 1 डॉलर आपका है 100 रुपीज का। ठीक है, और पाउंड्स की टर्म्स में अगर हम देखें तो 20 पाउंड्स का। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया में 1 डॉलर 100 का मिलेगा, और पाउंड्स के टर्म में वो 20 पाउंड्स का है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब डॉलर डॉलर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपीज इज इक्वल्स टू 20 पाउंड्स। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाएगा 5 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 पाउंड। 1 पाउंड। ठीक है, तो ये हमने कर दिया यूएसए के टर्म्स में, डॉलर्स की टर्म। दैट इज ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड भी है जिसमें हम गोल्ड के टर्म्स में एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं। ब्रिटेन वुड स्टैंडर्ड है जिसमें हम लोग यूएस डॉलर के टर्म्स में एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास द मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या क्या मेरिट्स होंगे इसके? तो सबसे पहले स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट, आप जस्ट रीड कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरिट्स में क्या है कि सबसे पहले एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट फिक्स करती है, इसीलिए। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। ऑफ कोर्स, अगर स्टेबिलिटी है तो उससे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को ये प्रमोट करेगा। स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज को ये प्रिवेंट करता है। स्पेक्यूलेशन क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब वैल्यू कम ज्यादा हो रही होती है तो हम उससे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, अच्छा, डीमेरिट्स में क्या है? ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट अगर इतना कुछ करना चाहती है, एक्सचेंज रेट फिक्स करना चाहती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बने होने चाहिए, और वो अच्छी लिमिट में बने होने चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में। तो ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड है। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है एक्सचेंज रेट फिक्स करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होती ही हैं। यूएस डॉलर भी तो फ्लक्चुएट होगा ही ना, तो वो भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। और तीसरा है एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड, मार्केट की वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस चलती रहती हैं। तो ये आपके डीमेरिट्स इसमें बन सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना? अच्छा, इसका एक और ग्राफ हम समझ लेते हैं, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे होता है। तो देखो, यहीं पे बना देती हूँ मैं जल्दी से। कि मान लीजिए ये है गवर्नमेंट। ग्राफ छोड़ो, इसका हम एक बेसिक चीज समझते हैं।
कि आपको डिमांड एंड सप्लाई से हो कैसे रहा है। हमें पता होना चाहिए कि जो रेट है ना, अगर रेट इंक्रीज होता है तो डिमांड भी बढ़ती है। सॉरी, अगर रेट इंक्रीज होता है तो डिमांड कम होती है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, रेट अगर ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है, और रेट अगर कम है तो डिमांड बढ़ जाती है। इनवर्स रिलेशन होता है बिटवीन रेट एंड डिमांड। ठीक है, रेट और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर तो मार्केट में रेट, जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट डिमांड कम कर देती है। ठीक है, गवर्नमेंट डिमांड कम करेगी, यानी कि बाय कम करेगी। ठीक है, और अगर रेट कम चल रहा है तो उस केस में मार्केट में गवर्नमेंट डिमांड बढ़ा देगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खरीदेगी। ठीक है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलो, अब चलते हैं आगे। तो आई होप आपको फिक्स्ड एक्सचेंज क्लियर है। ठीक है, इसके मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है डिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन, इसको भी आगे समझते हैं। उससे पहले हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको ऊपर बताया था एक बेसिक पॉइंट, कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट फिक्स कर रही थी। लेकिन जो प्रैक्टिकली चलता है एक सिस्टम वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल में मार्केट के थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है। कैसे फिक्स करेंगे? देखो सिंपल है। मान लो ये है एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता होगा कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पे एक रेट निकल के आता है जिसे हम बोल देंगे एक्सचेंज। मतलब कि जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होगा सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसी पॉइंट को हम लोग उसी पॉइंट को हम लोग एक्सचेंज रेट फिक्स कर देंगे। मतलब इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच exchange rate is determined by forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange market। एक सिस्टम है जिसमें कि एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही फ्रीली करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई तो ऊपर नीचे चलता रहता है देश में, है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस सिस्टम। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें रोल किसका है? सिर्फ और सिर्फ मार्केट का। एंड मार्केट यानी कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई की बात करें। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, ओके। तो जहां पे भी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसी को हम बोल देंगे एक्सचेंज रेट। ठीक है, कि जिस पॉइंट पे, जिस प्राइस पे, जिस रेट पे लोग डिमांड करने के लिए रेडी हैं, लोग सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, वही क्या होगा? एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बाय मार्केट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो देखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में क्या है। सबसे पहले मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल। हमने ऊपर देखा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही तो था जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन रहता है। नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आपको यहाँ पे कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू चल रहा है, और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है। ठीक है, और डीमेरिट्स क्या है? इंस्टेबिलिटी है इन एक्सचेंज रेट, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस है, तो स्टेबल तो नहीं रह पाएगा। दूसरा स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, स्पेक्यूलेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, एंड इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, क्लियर? ठीक है, इसके बाद आगे है हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स डीमेरिट्स हो गए, मीनिंग हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको पीछे बताना भूल गई, उसको हम लोग लिख लेते हैं यहीं पे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ा ना, जिसमें हम गोल्ड के टर्म्स में एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं, तो इस केस में हम इस टर्म को बोलेंगे पैरिटी वैल्यू। ठीक है, जब हम लोग गोल्ड की टर्म्स में एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। ठीक है, और जब हम यूएस डॉलर के टर्म्स में एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं तो उसे हम बोलेंगे पेगिंग। पेगिंग, ठीक है। इसीलिए इस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक दूसरा नाम पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी होता है। ठीक है, फॉर वन मार्कर यू शुड नो। ओके, चलो, अब इसके आगे और क्या है? हमने ये कर लिया। फिर मैंने आपको बोला था डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन एक टर्म। ठीक है, हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ लिया, हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ लिया। अब आता है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन क्या होता है। तो देखो बहुत सिंपल है। हम लोगों ने डेप्रीसिएशन पढ़ा,
डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन मतलब कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल करती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जब वैल्यू कम करती है ना, तो डीवैल्यूएशन भी यही है। डीवैल्यूएशन में भी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स, फॉल करती है। ठीक है, लेकिन फर्क इतना है डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में कि डीवैल्यूएशन जो है इट इज ड्यू टू गवर्नमेंट, इट इज ड्यू टू गवर्नमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट की वजह से होता है, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन में? दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में ही डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल कर रही होती है, बस फर्क इतना है कि डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलता है, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो मार्केट के थ्रू होता है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलता है। मतलब अगर मार्केट चाहती है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है, और वो अगर मार्केट जो है वो करेंसी की वैल्यू कम कर रहे हैं तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे, बट अगर गवर्नमेंट वैल्यू कम करती है तो उसे हम डीवैल्यूएशन बोलेंगे। ठीक है, ओके। और रीवैल्यूएशन क्या है? तो रीवैल्यूएशन का मतलब है कि वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की वो बढ़ी है। ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो आप बोलोगे ये तो हमने एप्रिसिएशन में ही पढ़ा। बिल्कुल ठीक। तो एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन में मीनिंग सेम है कि दोनों में ही डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, बस फर्क इतना है कि रीवैल्यूएशन इज ड्यू टू गवर्नमेंट, इट इज ड्यू टू गवर्नमेंट, इसलिए ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही चलता है। बल्कि जो हमारा एप्रिसिएशन है वो मार्केट के थ्रू करते हैं, वो मार्केट की वजह से यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में चलेगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ गए? ओके, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबल हमने कर लिया। तीसरा सिस्टम आता है हमारे पास मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अब इसमें क्या है देखो, इसको भी समझते हैं। इसमें हमारे पास क्या लिखा है? इट इज अ सिस्टम in which foreign exchange rate is determined by market forces and central bank influences the exchange rate through intervention in the foreign exchange market। मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट तो मार्केट ही फिक्स करेगी, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही फिक्स होगा, बट अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो इंटरवीन कर सकता है मार्केट में, कि अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि यार एक्सचेंज रेट कम होना चाहिए तो उसमें सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा मार्केट में। ठीक है, एक्सचेंज रेट तो मार्केट ही फिक्स करती है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही फिक्स होगा, बट सेंट्रल बैंक चाहे तो मार्केट में इंटरवीन कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो इट इज अ हाइब्रिड या फिर मिक्सचर ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट। सेंट्रल बैंक एक लिमिट सेट करता है, उसी के आसपास एक्सचेंज रेट रहना रहना चाहिए, और उसी की वजह से सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। ठीक है, द एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज, और इसी सिस्टम को हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं हर एक सिस्टम के, आपको पता होना चाहिए कि डर्टी फ्लोटिंग का ही दूसरा नाम क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब करते कैसे हैं, इसका भी एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, थ्योरी हमने पढ़ी, अब इसका एक ग्राफ देखते हैं कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सचेंज रेट मार्केट के थ्रू ही फिक्स होगा, यानी कि ये डिमांड और ये सप्लाई, तो यहां से एक एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, ये एक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया। ठीक है, आर इज द रेट, राइट। अब अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मान लो अभी ये जो रेट आया है ना, ये जो रेट आया इसकी वैल्यू 80 रुपीज आ गई, 80 रुपीज आ गई। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक चाहता है, सेंट्रल बैंक चाहता है कि यार ये 80 तो बहुत ज्यादा है, हम चाहते हैं कि $1 80 रुपीज का है ना, ये $1 अब 70 का हो जाए। मतलब हम वैल्यू कम करना चाहते हैं, हम रेट कम करना चाहते हैं। तो अगर आपको रेट कम करना है तो उस केस में सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, सप्लाई बढ़ा देंगे, सप्लाई बढ़ेगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर, नया सप्लाई कर, तो यहाँ से देखो रेट कम आ जाएगा, एक नीचे आया रेट, ये मान लो 70 आ जाएगा, R1 70 रुपीज। मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया, एक्सचेंज रेट तो मार्केट ने फिक्स किया 80 रुपीज का, बट सेंट्रल बैंक चाहता है कि नहीं 80 बहुत ज्यादा है, हमें 70 करना है। तो 70 करने के लिए सेंट्रल बैंक ने क्या किया? सप्लाई कर दिया, सप्लाई किया फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो उससे क्या हुआ? एक्सचेंज रेट कम हो गया।
ओके, तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन इसी तरह से करता है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू। राइट, समझ में आ गया ये? ओके, चलो, इतना हो गया। हम लोगों ने काफी टॉपिक्स पढ़ लिए, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा, इसको पढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक करके, कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मेहनत लगती है वीडियोस में, कोशिश कर रही हूँ मैं पूरी कि यार क्लियर हो जाए आपको टॉपिक्स, तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब एक टॉपिक ये है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और दूसरा टॉपिक आएगा सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। देखो, डिमांड का मतलब है कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब करेंगे, यानी कि हम बाय कब करेंगे। डिमांड यानी बाय करना, खरीदना। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसीज। तो हम लोगों को फॉरेन करेंसीज की नीड कब होगी। डिमांड को आप नीड भी बोल सकते हो एक तरह से। हमें जरूरत कब होगी फॉरेन करेंसी की। तो उसके हमारे पास ये कुछ 6 रीजंस हैं जिसे हमें देखना है एक एक करके। ठीक है, तो देखो, इसमें एक और पॉइंट आप यहाँ से समझ लो कि डिमांड मतलब आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन सर्विसेज मतलब ये इंडिया है, ठीक है, और ये चाइना है। ओके, तो हमें अगर चाइना से गुड्स इंपोर्ट कराने हैं तो हम चाइना से गुड्स इंपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे गुड्स, तो ऑफ कोर्स हमें चाइना की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हम डिमांड करेंगे चाइना की करेंसी की। ठीक है, तो अगर हमें इंपोर्ट कराने हैं किसी भी कंट्री से गुड्स, तो हमें पेमेंट तो उनकी कंट्री की करेंसी में देनी पड़ेगी। हाँ, तो हम उनकी कंट्री की करेंसी की डिमांड करेंगे, खरीदेंगे, बाय करेंगे। राइट, तो इंपोर्ट अगर हमें करने हैं तो ऑफकोर्स फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड कर रहे होंगे। राइट, और उसी से आउटफ्लो भी होगा भाई। जब पेमेंट करोगे चाइना को तो आपके पास से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ ना, तो वो डिमांड को ही शो करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, टूरिज्म। टूरिज्म यानी कि अगर हम इंडियंस किसी भी कंट्री में घूमने जा रहे हैं, टूर के लिए जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं या इंडोनेशिया जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें वहां की उस कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसीलिए हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे होंगे। तो एक रीजन क्या है, इंपोर्ट। दूसरा क्या है, टूरिज्म। ओके, तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स पेड टू अब्रॉड। मतलब वन साइडेड ट्रांसफर्स हैं, कि मान लो ये कोई मिस्टर ए है जो इंडियन है। ठीक है, मिस्टर ए इंडियन है और इनका कोई रिलेटिव है जो यूएसए में रहता है। ओके, अब मिस्टर ए को अपने इन रिलेटिव को कुछ गिफ्ट्स भेजने हैं, कुछ पैसे भेजने हैं मान लो। तो पैसे तो यार डॉलर्स के टर्म्स में भेजेंगे, है ना, रुपीस में तो भेजेंगे नहीं। तो डॉलर की ये डिमांड कर रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे आया ये। ओके, फोर्थ क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन मार्केट्स। मतलब अगर हमें फॉरेन कंट्रीज में कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी बिजनेस परचेज करना है, तो उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी पेमेंट करने के लिए। तो अगेन हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे होंगे। राइट, इसके बाद स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या है, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है कि हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो ऊपर नीचे चलता रहता है ना, कम ज्यादा होता रहता है। तो उससे लोग फायदा बनाने की कोशिश करते हैं। फायदा बनाने की कोशिश कैसे करेंगे, कि मान लो $1 अभी 80 रुपीज का है। ठीक है, और लोगों को ऐसे लग रहा है, वो एक एस्टिमेशन है, एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में ये $1 100 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, अभी करंटली 80 का है, फ्यूचर में हो सकता है 100 का हो जाए। राइट, तो लोग क्या करते हैं, स्पेक्यूलेशन क्या है कि यार अभी सस्ता है तो खरीद लो, 80 में मिल रहा है तो लोग खरीदेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, और फ्यूचर में जब 100 का हो जाएगा तो सेल कर देंगे। सेल कर देंगे तो क्या लोगों को 20 रुपए का फायदा हो जाएगा, 20 का फायदा। दैट इज स्पेक्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जिससे आप कुछ ना कुछ गेन बनाने की कोशिश करते हो, इसी को हम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। बट यहाँ पे डिमांड कैसे हुई, देखो सिंपल चीज है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है, जो रेट है, वो बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी प्रेजेंटली आप बाय करोगे। बाय करोगे तो यानी कि आप डिमांड कर रहे हो, है ना। 80 में अगर हमें अभी डॉलर मिल रहा है तो हम डॉलर खरीदेंगे, डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, लास्ट क्या है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे आपने कोई लोन ले रखा है किसी भी कंट्री से, उसकी रीपेमेंट करनी है अगर आपको, तो अगेन आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट से हम क्या शो कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कब कब होती है। अगर हमें इंपोर्ट करने हैं
टूरिज्म है, यूनिलेटरल ट्रांसफर हमें बाहर भेजने हैं तो, अगर हमें एसेट्स परचेज करने हैं फॉरेन मार्केट्स में तब डिमांड करेंगे, स्पेक्यूलेशन के केस में और रीपेमेंट ऑफ लोन के केस में। ठीक है। अब इसका क्रक्स यहाँ से क्या निकला कि जब भी आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तब हम डिमांड कर रहे होंगे, इंपोर्ट करेंगे अगर तो आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, टूर के लिए जाएंगे तब भी आउटफ्लो होगा, यूनिलेटरल आप बाहर भेज रहे हो तब भी आउटफ्लो हो रहा है, एसेट्स परचेज करोगे तो पेमेंट करोगे फॉरेन एक्सचेंज में, आउटफ्लो होने वाला है, रीपेमेंट कर रहे हो लोन की तब भी आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप ये भी देख सकते हो कि बीओपी में जितनी भी चीजें डेबिट में आती थी वो सारी चीजें यहाँ डिमांड में आई। बीओपी में दो साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में आप सारे आउटफ्लो दिखाते थे, तो आउटफ्लो जितने भी थे डेबिट साइड में वो सब डिमांड को ही शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा। ओके, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब, सप्लाई का मतलब है कि हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में इनफ्लो कब होगा, इनफ्लो कब होगा फॉरेन एक्सचेंज का। सप्लाई यानी कि इनफ्लो, ठीक है, कि बाहर से हमारे देश में इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कब होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा कब। तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको देखना है। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल चीज है, अगर हम इंडिया से कुछ गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना या यूएस से या किसी भी कंट्री में तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, यानी कि सप्लाई आएगी हमारे पास। ठीक है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्रीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, तो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास हमारी कंट्री के लिए इनफ्लो हुआ, यानी कि सप्लाई है। ठीक है। तीसरा क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अगर हमें बाहर की कंट्री से यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, कुछ भी गिफ्ट्स ग्रांट्स डोनेशंस रिसीव होती है तो उससे इनफ्लो होगा, सप्लाई बढ़ेगी। ओके। तीसरा, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोन अगर हमने लिए हैं बाहर किसी भी देश से तो इनफ्लो होने वाला है, सप्लाई होगा। ठीक। उसके बाद ग्रांट्स एंड डोनेशंस अगर हमें रिसीव होते हैं तब भी सप्लाई है। स्पेक्यूलेशन, अगेन स्पेक्यूलेशन कैसे, कि मान लो $1, $1 कि मान लीजिए $1 पहले 100 रुपीज का था और अब हमें लग रहा है कि फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि यही $1 50 रुपए का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। तो लोग अभी क्या करेंगे, अभी तो सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, इनफ्लो होगा। ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या है। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज आपको समझनी है कि सप्लाई में इनफ्लो हो रहा है तो यानी कि बीओपी में जितनी भी चीजें आपने क्रेडिट में डाली, क्रेडिट साइड में सारे इनफ्लो आते थे, सारे इनफ्लो आते थे, वही सब सप्लाई को बनाते हैं। ठीक है, हो गया ये। इसके आगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जस्ट चैप्टर खत्म ही होने वाला है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है, कि यार मार्केट में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, फिक्स कैसे होता है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू फिक्स होता है। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई है अपवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन से एक रेट फिक्स करते हैं जिसको हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो यही लिखा है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट अ लेवल वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, उसी को हम लोग एक्सचेंज रेट बोल देंगे। तो एक्सचेंज रेट फिक्स कैसे होगा, फ्लेक्सिबल मार्केट के थ्रू। ओके, चलो लास्ट टॉपिक हमारे पास है चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड एंड चेंजेस इन सप्लाई। ठीक है। उससे पहले एक चीज समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चंस भी इसी तरह के आते हैं। आपको रिलेशन पता होना चाहिए। देखो, रेट का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, ओके, और रेट का सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं पहले तो। फिर एक और चीज है हमारे पास कि डिमांड का रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और लास्ट क्या है हमारे पास, सप्लाई का रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब ये क्या है भाई, सब रेट रेट हो रहा है इधर, देखो सबसे पहले रेट का इम्पैक्ट डिमांड पे क्या आएगा, मतलब कि यार रेट में अगर चेंज होता है, अगर प्राइस बोल लो या रेट बोल लो, अगर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उससे डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर डिमांड ऊपर नीचे होती है तो उससे रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं,
लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले अगर तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, कि रेट का इम्पैक्ट अगर हमें डिमांड पे देखना है तो सॉरी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब कि यार खुद सोचो, अगर मार्केट में किसी भी गुड का प्राइस बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा प्राइस चल रहा है अगर, ठीक है, तो आप डिमांड कम कर दोगे, है ना। तो अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, और अगर प्राइस कम चल रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, तो अगर प्राइस कम तो डिमांड बढ़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे एक इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है, किसका? रेट का इम्पैक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें, डिमांड का इम्पैक्ट ऑन रेट, तो वो अलग होता है। अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है तो रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और अगर मार्केट में डिमांड बहुत कम है तो रेट भी बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। ऐसा क्यों? खुद सोचो, अगर मार्केट में खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, डिमांड ही डिमांड है, डिमांड ही डिमांड है, ठीक है, कि मान लो कोई कुछ आउटलेट आउटलेट हम लोग लेते हैं, कि मान लो आप बर्गर खाने गए, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे बायर्स आ गए, कंज्यूमर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए खरीदने के लिए कि हमें बर्गर खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। ठीक है, तो डिमांड एकदम से बढ़ गई। अब अगर डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, भाई जो बनाने वाला है, जो शेफ है, या जो भी वो बना रहे हैं, जो बर्गर बना रहे हैं, वो तो एक ही इंसान है वहां पे, तो वो इतने सप्लाई नहीं कर पाएगा। डिमांड इतनी ज्यादा आ गई, सप्लाई इतनी है नहीं, तो क्या वो रेट बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देंगे वो? यार जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे वो खरीदो। तो अगर डिमांड बढ़ जाती है ना, तो रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर डिमांड बहुत कम है, डिमांड है ही नहीं, तो उस केस में सेलर या जो सप्लायर है वो रेट कम कर देता है ताकि लोग खरीदें, डिमांड जिससे बने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर रखना है कि रेट का इम्पैक्ट ऑन डिमांड इनडायरेक्ट होता है, और डिमांड का इम्पैक्ट ऑन रेट डायरेक्ट। समझ में आ गया? ये आपको आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेट का इम्पैक्ट ऑन सप्लाई। देखो, अगर रेट बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, रेट अगर कम है तो सप्लाई कम हो जाती है, यानी डायरेक्ट है। क्यों? रेट यानी कि आप प्राइस मान लो, अगर मार्केट में प्राइस किसी भी गुड का बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मार्केट में प्राइस अच्छा चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, तो एज अ सेलर, सप्लाई तो सेलर ही करता है ना, तो एज अ सेलर आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने की कोशिश करोगे। ठीक है, डिमांड कस्टमर करता है, बट सप्लाई सेलर करता है। तो अगर रेट यानी प्राइस ज्यादा है, तो आप एज अ सेलर सोचो कि आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने की कोशिश करोगे, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे। तो रेट अगर बढ़ा तो सप्लाई बढ़ती है, बट अगर रेट कम है तो आप कम बेचने की कोशिश करोगे, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हमें समझना है सप्लाई का इम्पैक्ट ऑन रेट, तो वो इनवर्स होगा। अगर सप्लाई ज्यादा है तो रेट कम होगा, अगर सप्लाई कम है तो रेट ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। ऐसा क्यों? देखो, मार्केट में अगर बहुत सारा बेचने वाले लोग हैं, डिमांड इतनी है ही नहीं, बट सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो यार रेट कम कर दिया जाएगा ताकि लोग खरीदें, डिमांड करें कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई ही नहीं है, शॉर्टेज है, कोविड के टाइम पे हुआ था ना कि जब कुछ भी नहीं मिल रहा था, मेडिसिन, वैक्सीनेशन नहीं था, ठीक है, वेंटिलेटर्स नहीं थे, सप्लाई कम थी, तो प्राइस कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वही चीज होती है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसे क्लियर रखना है, रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज। ठीक है, तो अब देखो, हमने जो पीछे डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा ना, उसमें ये पॉइंट यूज होता है। कैसे यूज होगा? खुद सोचो, कि अगर हमें इंपोर्ट करने हैं, अगर रेट कम चल रहा है, प्राइस कम है, तो हम ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करेंगे। अगर प्राइस कम है तो हमारे लिए गुड्स सस्ते पड़ेंगे ना, हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे। और इंपोर्ट अगर बढ़ाएंगे तो क्या डिमांड भी बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि हमें पेमेंट तो फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ेगा ना। तो अगर रेट कम हुआ तो डिमांड भी बढ़ी ना। तो यहाँ पे हम रेट का इम्पैक्ट ऑन डिमांड देख लेते हैं, इनवर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है चेंजेस इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इसमें हमें देखना है कि डिमांड का इम्पैक्ट ऑन रेट क्या होगा। ठीक है, डिमांड का इम्पैक्ट रेट पे क्या आएगा, डिमांड का इम्पैक्ट ऑन रेट हमें देखना। ठीक है, तो देखो सिंपल है, इसमें आपको बस ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। सबसे पहला है इंक्रीज इन डिमांड। तो देखो जी, ये है हमारा डिमांड, ये है सप्लाई, और ये एक एक्सचेंज रेट, जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वांटिटी, राइट। अब देखो, सपोज मान लो हमें डिमांड बढ़ानी है, तो अगर डिमांड बढ़ानी है तो यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, डिमांड अगर बढ़ानी है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा, देखो, ये राइटवर्ड शिफ्ट D1।
ठीक है। और यहाँ से आपका एक नया रेट फिक्स हो जाएगा जो कि इक्विलिब्रियम से ऊपर आया। तो अगर डिमांड बढ़ी तो रेट भी बढ़ गया, डिमांड बढ़ी तो रेट भी बढ़ गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, ओके। और डिक्रीज इन डिमांड में क्या है? डिक्रीज इन डिमांड में देखो क्या है, ये है डिमांड, ये है सप्लाई, इधर हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब हमें डिमांड कम करनी है यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट तो ये है, ये डी डैश। तो यहाँ से गलत बन गया, देखो देखो देखो, सही है, चलो। ये हमारा सप्लाई है, तो यहाँ पे हमारा एक न्यू रेट आएगा जो कि इक्विलिब्रियम से नीचे आएगा। यानी अगर डिमांड कम हुई तो रेट भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ्स भी आने चाहिए। देखो ऊपर भी हमने यही किया था, डायरेक्ट रिलेशन किया ना हमने, डिमांड का इम्पैक्ट ऑन रेट, डिमांड का इम्पैक्ट ऑन रेट। तो डिमांड बढ़ी तो रेट भी बढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन, वही हमने नीचे ग्राफ के फॉर्म में देखा है। ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट सप्लाई का इम्पैक्ट क्या आएगा? तो अगेन, तो देखिए, ये सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, और ये है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, वो हमें सप्लाई बढ़ानी है, तो सप्लाई कर्व ये है, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो यानी कि यहाँ पे आएगा ये S1। तो यहाँ से आपके पास एक न्यू रेट निकल के आएगा जो कि इक्विलिब्रियम से नीचे होगा। ठीक है, तो मतलब अगर सप्लाई बढ़ी तो रेट कम हो गया, इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या है? देखिए डिमांड, ये सप्लाई, ये रेट, इसके बाद हमें सप्लाई कम करनी है तो यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो ये इधर आ जाएगा S1, और यहाँ पे आपका न्यू रेट निकल के आएगा R1। ठीक है, बढ़ता हुआ, तो सप्लाई कम, रेट ज्यादा। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, सप्लाई का इम्पैक्ट ऑन रेट। तो क्वेश्चन से आपको इतना क्लियर होना चाहिए, राइट। तो दिस इज इट, चैप्टर इज डन। हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स करे, पूरा चैप्टर अच्छे से किया है। स्टार्टिंग से हमने क्या क्या किया है मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने समझा था कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम, नेशनल इनकम बढ़ेगी। उसके बाद करेंसी एप्रिसिएशन हमने सीखा, उसके इफेक्ट हमने देखे। तीन टाइप के एक्सचेंज रेट थे, पहला फिक्स्ड जिसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है, गोल्ड स्टैंडर्ड था और ब्रेटन वुड्स स्टैंडर्ड था। ठीक है, दूसरा था फ्लेक्सिबल जिसमें मार्केट के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है। और तीसरा था मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग में जो मार्केट है वही फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, बट सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये डिमांड हमने देख लिया कि कब कब फॉरेन एक्सचेंज की हम डिमांड करेंगे, हमें नीड कब होगी। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हम सप्लाई कब कर रहे होंगे, यानी कि हमारे पास इनफ्लो कब होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, देन हमने देखा डिटर्मिनेशन जिसमें आपको मेनली ये चेंजेस आने चाहिए कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उसके लिए ये वाला जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना ध्यान से। ठीक है, तो दैट्स इट, वी आर डन। पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कर लिया है, एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डाउट अगर रह जाता है कोई भी किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वो कमेंट कर सकते हो, आई विल क्लियर दैट। बट आई एम होपिंग कि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी कोशिश कर दी तरीके से चीज़ों को समझाने की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।